नमस्कार, वेलकम टू CCA रूल्स 1965। और इसमें CCA जो है वो क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील को रिप्रेजेंट करता है। ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965 है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा रूल 14 जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के बारे में बात करता है, और रूल 14 में 24 सब रूल्स हैं, और वो जो 24 सब रूल हैं उन्हीं के प्रोविज़न के अनुसार सारे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होती है, सारी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है। जो प्रोविज़न है वो लेंदी है। लेंदी इसलिए है क्योंकि कुछ छूट न जाए, कुछ मिस आउट ना हो जाए, इसलिए प्रोविज़न को लंबा तो होना ही पड़ेगा। लेकिन जब समझने की बात आए तो समझने के लिए इसको आसान बनाना पड़ता है, और अपने समझने के लिए, आपके समझने के लिए, हम सबके समझने के लिए हमने जो ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है, ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, इसको बहुत ही आसान तरीके से 10 स्टेजेज में बांट रखा है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के 10 स्टेजेज हमने बना रखे हैं, मेरे समझने के लिए, आपके समझने के लिए, हम सब के समझने के लिए। अदरवाइज स्टैंडर्ड यही है कि रूल 14 में 24 सब रूल्स हैं। तो आइए इसके आसान तरीके से समझने के लिए 10 स्टेजेस जो हैं उनको समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेज जो होता है होल्डिंग ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अगर कोई एलिगेशन आता है, कोई कंप्लेन आता है, तो सबसे पहले डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ये देखती है कि इस पे कुछ दम है भी कि नहीं है। ये ऐसे ही तो कंप्लेन नहीं है, ये ऐसे ही तो एलिगेशन नहीं है, तो इसलिए वो अपने लेवल पे एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करते हैं। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करने के बाद अगर उनको लगता है कि नहीं इसमें कुछ दम नहीं है, तो बातें वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। और उनको लगता है कि नहीं इसमें कुछ दम है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए प्रोसीडिंग आगे करनी चाहिए, तब वो चार्जशीट इशू करते हैं। रूल 14 जो है इशू ऑफ चार्जशीट से शुरू होगा। क्यों? होल्डिंग ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, और इसीलिए इसको रूल 14 में नहीं दिया हुआ है। रूल 14 में कहीं भी होल्डिंग ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं मिलेगा, लेकिन डिपार्टमेंट में एक ट्रेडिशन बन चुका है, एक प्रैक्टिस बन चुका है, एक कस्टम बन चुका है कि कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आगे बढ़ना है, डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लेने के बाद से कुछ समझ में आने लगता है कि जो एलिगेशन है वो एलिगेशन है भी सही या नहीं है। अगर एलिगेशन सही लग भी रहा है तो उसके सपोर्टिंग में कुछ एविडेंस नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो इसे प्राइमा फेसी एक माइंड को मेकआउट किया जाता है कि इस पर हम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आगे बढ़ाएं या न बढ़ाएं। अगर न बढ़ाने की बात आई तो वहीं पर बात खत्म हो जाएगी, और नहीं तो बढ़ाने की बात आई तो इशू ऑफ चार्जशीट होगा। चार्जशीट इशू होने के बाद से क्या होगा? सबमिशन ऑफ रिटेन स्टेटमेंट बाई चार्ज ऑफिसर होगा। जब चार्जशीट इशू होता है तो वो चार्जशीट जो है वो उसकी एक कॉपी चार्ज ऑफिसर को दिया जाता है। चार्ज ऑफिसर को इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप उसका रिप्लाई दें। उनके रिप्लाई को रिटेन स्टेटमेंट कहा जाता है। उनके रिप्लाई मिलने के बाद आईओ की अपॉइंटमेंट किया जाता है, जिसको इंक्वायरी अफसर बोलते हैं, और पीओ के अपॉइंटमेंट किया जाता है, जिनको प्रेजेंटिंग अफसर कहते हैं। आईओ और आईओ जो है जज हैं, प्रेजेंटिंग अफसर जो हैं ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये सरकारी वकील की तरह है, ये अपनी बातों को प्रूव करने के लिए यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं। इसी में अगर अपॉइंटमेंट ऑफ पीओ भी होता है तो इसके बाद से
चार्ज अफसर को एक मौका दिया जाता है कि आप चाहें तो किसी को डीलिंग असिस्टेंट भी रख सकते हैं। उसके बाद से जब इतने ये सारे अपॉइंटमेंट हो जाते हैं तो अपॉइंटमेंट होने के बाद से फर्स्ट मीटिंग होती है जिसको प्रीलिमिनरी हियरिंग कहते हैं। जब सारे अपॉइंटमेंट हो जाएंगे तो आईओ समन इशू करेंगे पीओ को, सीओ को और एंड डीलिंग असिस्टेंट डिफेंस असिस्टेंट को। सो आई जो इंक्वायरी अफसर हैं वो समन इशू करेंगे कि सो डेट को हम सब मिलें, और जो फर्स्ट मीटिंग होती है उस फर्स्ट मीटिंग में को हम प्रिलिमिनरी हियरिंग कहते हैं। प्रिलिमिनरी हियरिंग में इंक्वायरी अफसर चार्ज अफसर से पूछते हैं आपको चार्जशीट मिल गया है? वे बोलेंगे हाँ। आपने उसको पढ़ लिया है? जी हाँ। उसको समझ में आ गया है? जी हाँ। क्या आप उस एलिगेशन को एक्सेप्ट करते हैं? अगर वो एलिगेशन को एक्सेप्ट किए तो इंक्वायरी अफसर का यहीं पे काम फिनिश हो गया। उस एलिगेशन को जो एक्सेप्ट किए उसको एक्सेप्ट करने के बाद से उसको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को भेज देंगे। अगर वो एक्सेप्ट नहीं किए, बोलते हैं नहीं नहीं मेरे अगेंस्ट में ये सब फॉल्स एलिगेशन लगे हुए हैं, तब 30 डेज के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया जाता है और 30 डेज के बाद रेगुलर हियरिंग शुरू होती है। रेगुलर हियरिंग में क्या होता है, जितने लोग एविडेंस लॉ को पढ़े होंगे उनको पता होगा कि हियरिंग एक प्रोसेस है जिसमें जितने भी हमारे पास साक्ष्य होते हैं, जो भी हमारे पास एविडेंस होते हैं, वो जज के सामने प्रोड्यूस किए जाते हैं, चाहे वो रिटन फॉर्म हो, ओरल फॉर्म में हो, और अगर विटनेस हैं तो उनको इंक्वायरी अफसर के सामने प्रेजेंट किया जाता है। सो ये आपका रेगुलर हियरिंग में आता है। इसमें सवाल जवाब किए जाते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, री एग्जामिनेशन होता है, ये सब प्रोसेस चलता है। उसके बाद से जब रेगुलर हियरिंग समाप्त हो जाएगी, दोनों पार्टी की हियरिंग समाप्त हो जाएगी। दोनों पार्टी मीन्स प्रेजेंटिंग अफसर एक पार्टी हैं और चार्ज अफसर के साथ में डिफेंस असिस्टेंट एक पार्टी है। तो जब इन दोनों की पार्टी की हियरिंग पूरी हो जाएगी तब दोनों पार्टी से आईओ कहते हैं कि आप लोग अपना अपना रिटन ब्रीफ दीजिए। सबसे पहले प्रेजेंटिंग अफसर रिटन ब्रीफ देते हैं और उसके बाद से चार्ज अफसर अपना रिटन ब्रीफ देते हैं। ये एक आर्गूमेंट का फॉर्म है कि जो कुछ भी हमारे सामने डिस्कस हुआ है उसका एक ब्रीफ बना करके अपने तरफ से दीजिए। तो होना तो चाहिए कि ओरल आर्गूमेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ओरल आर्गूमेंट ना हो करके रिटन ब्रीफ ये लोग लिखते हैं और लिख करके इंक्वायरी अफसर को देते हैं। इंक्वायरी अफसर के पास रिटन ब्रीफ मिलने के बाद से वो इंक्वायरी रिपोर्ट बनाते हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट बनने के बाद से वो ऑब्जर्वेशन के लिए चार्ज अफसर को दिया जाता है। चार्ज अफसर को सही लग रहा है, गलत लग रहा है, जो उनको कहना है सो कह लें। उसके बाद से पेनाल्टी इम्पोज कर दी जाती है। सो होल्डिंग ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, चार्जशीट, सबमिशन ऑफ रिटन स्टेटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ आईओ, पीओ एंड डीए, प्रिलिमिनरी हियरिंग, रेगुलर हियरिंग, रिटन ब्रीफ, रिपोर्ट, ऑब्जर्वेशन, पेनाल्टी। वेरी इजी, सिर्फ 10 स्टेज हैं। ओनली 10 स्टेजेज ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। अगर इनको आपने समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को झेलना आ गया है। भगवान न करे किसी पर ये मुसीबत पड़े, लेकिन एक दूसरे के हेल्प तो हम कर ही सकते हैं। जानकारी तो हमें रखनी ही चाहिए। तो ये जो 10 पॉइंट है इनका थोड़ा सा हम डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं। होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, सीसीए रूल में ये मेंशन नहीं हुआ है। सीसीए रूल्स के रूल 14 में होल्डिंग ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहीं मेंशन नहीं किया गया है। बट एज ए रूल, एज ए ट्रेडिशन, एज ए कस्टम, एज ए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को होल्ड करने की परंपरा चली आ रही है।
पर्पस क्या है? टू फाइंड आउट द प्राइमा फेसी केस इफ एनी फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। सो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से हमें पता करना है कि जो कुछ भी एलिगेशन आया है, जो कुछ भी कंप्लेन आया है, उसमें कुछ दम है जिससे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया जा सके। इफ यस देन कलेक्ट एविडेंस देयरफॉर। अगर लगता है कि हाँ ये प्राइमा फेसी तो प्रॉब्लम लग रहा है, तो एविडेंस को कलेक्ट किया जाएगा प्रोसीडिंग के लिए। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी फैसिलिटेट्स टू फाइंड आउट। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से क्या क्या हमें फ़ायदा होता है, क्या क्या मिलता है? एग्जैक्ट नेचर ऑफ द मिसकंडक्ट इफ कमिटेड, ये हमें पता चल जाएगा। टू आइडेंटिफाई द एक्यूज्ड, ये हमें पता चल जाएगा। टू कलेक्ट बोथ डॉक्यूमेंट्री एंड ओरल एविडेंस एंड टू टेक रेमेडियल मेजर्स, ये सारे ज़रूरी हैं चार्जशीट बनाने के लिए। इसलिए टू फ्रेम चार्जशीट दीज आर द ऑल रिक्वायरमेंट एंड दैट इज वाई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द डिसिप्लिनरी इन प्रोसीडिंग। इसके बाद से जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो गई और डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं इनके अगेंस्ट में एलिगेशन बनता है, प्रोसीडिंग करनी चाहिए, तो चार्जशीट बनाते हैं। इफ मेजर पेनाल्टी प्रोसीडिंग्स आर टू बी इंस्टीट्यूटेड द फर्स्ट स्टेप इज टू इशू अ चार्जशीट। सो अगर मेजर पेनाल्टी इम्पोज करना लग रहा है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हमने कर लिया, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी स्टेज में अगर ऐसा लग रहा है कि मेजर पेनाल्टी के चांसेस बनते हैं, तभी चार्जशीट इशू किया जाएगा। अगर नहीं बनते मेजर पेनाल्टी के सिचुएशन, तो चार्जशीट इशू नहीं किया जाएगा। अब ये चार्जशीट क्या होता है? तो चार्जशीट जो है इट कंप्राइजेज ऑफ 5 पार्ट्स। चार्जशीट एक फॉर्मेट होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और उसमें 5 पार्ट होते हैं। एनेक्सर 1 होगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग के बारे में लिखा गया होगा, वो एनेक्सर 1 में होगा। आर्टिकल ऑफ चार्जेस मतलब एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ मिसकंडक्ट, कौन सा मिसकंडक्ट हिट हुआ है यहाँ पे, सीसीएस कंडक्ट रूल का कौन सा रूल सब रूल वायलेशन हुआ है, उसको एग्जैक्टली मेंशन करना है आर्टिकल ऑफ चार्जेज में। एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ मिसकंडक्ट, फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ चार्जेज, ये एनेक्सर 2 में रहेगा। एनेक्सर 3 में इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट, रिसाइटेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन, इसमें आपसे क्या ओमिट हुआ है और क्या कमिट हुआ है, इसके बारे में एनेक्सर 3 में दिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ उसका चार्जेस मिसकंडक्ट का नाम दे दिया जाएगा। जैसे अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ये एक मिसकंडक्ट हो गया। अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ये एक मिसकंडक्ट हो गया, ये यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। उसके लिए सीसीएस कंडक्ट रूल में जो सब सेक्शन हिट होता है उसका मेंशन किया जाएगा। लेकिन ये जो अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये कैसे हुआ, स्पेसिफिक एक्ट यहाँ पर मेंशन करना है। उन्होंने अपने सुपीरियर ऑफिसर से झगड़ा कर दिया, उनको कुछ खराब बातें कह दी, उन्होंने ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए, वो एक्ट और ओमिशन यहाँ पर एनेक्सर 3 में मेंशन होगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसके सपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, एंड लिस्ट ऑफ विटनेसेस, आपके इसमें इंडिविजुअल विटनेसेस कौन कौन आ रहे हैं। तो ये आपके 5 एनेक्सचर हैं, 5 पार्ट हैं चार्जशीट के, हमें याद कर लेना चाहिए। पहला क्या होगा, मेमोरेंडम होगा। मेमोरेंडम मतलब एक स्टोरी होगी जिसमें मेंशन किया होगा कि ऐसा 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 एलिगेशन है। उसके बाद से उस स्टोरी से आपको जिस्ट निकाल करके और एनेक्सर 2 में आर्टिकल्स ऑफ चार्ज में टू द पॉइंट लिखना है कि इनका मिसकंडक्ट किस हेड में जाता है। इन्होंने गिफ्ट लिया है, इन्होंने डावरी लिया है, इन्होंने कुछ हरासमेंट किया है, इन्होंने मिसकंडक्ट किया है। वो स्पेसिफिक पॉइंट जो है, चंदा वसूली किया है, स्पेसिफिक पॉइंट जो है वो आर्टिकल ऑफ चार्ज में आएगा। और उसके बाद से इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट में क्या है, कौन सा चंदा लिया है, किससे गिफ्ट लिया है, कितना गिफ्ट लिया है, किससे डावरी लिया है, कितना डावरी लिया है, ये सब बातें जो है इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट में आ जाएगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके सपोर्ट में आपके पास डॉक्यूमेंट क्या है, वो एनेक्सर 4 में होगा।
ऐसा कुछ हुआ है तो इस डॉक्यूमेंट के अलावा कोई विटनेस है क्या, इंडिविजुअल कोई ह्यूमन बीइंग विटनेस है इसका, तो उसका लिस्ट ऑफ विटनेसेस अनेक्सर 5 में दिया जाएगा। ये है इशू ऑफ चार्जशीट से रिलेटेड पॉइंट। 3 में क्या आ जाएगा, सबमिशन ऑफ रिटेन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस बाय द चार्ज्ड ऑफिसर। सो जैसे ही चार्जशीट मिलता है, चार्जशीट का रिप्लाई देना है। जो चार्जशीट मिला है चार्ज्ड ऑफिसर को, चार्ज ऑफिसर इज सपोज टू गिव रिप्लाई टू द चार्जशीट, और उस रिप्लाई को रिटेन स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। रिटेन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस टू बी फाइल्ड विद इन 15 days बट नॉट एक्सीडिंग 45 days। सो जनरली रिटेन स्टेटमेंट 15 days में सबमिट किया जाता है, बट एक्सटेंशन लेकर के 45 days तक चल सकता है, नॉट बियॉन्ड द 45 days। अगर 45 days के बियॉन्ड चलता है तो charged officer will be held responsible for causing delay in the inquiry proceeding. The disciplinary authority may drop the charges if the facts communicated are convinced and no misconduct is made out. So charge आपने चार्जशीट आपने फाइल रेज चार्जशीट फ्रेम कर दिए, चार्जशीट का रिप्लाई आपको मिल गया। चार्जशीट रिप्लाई मिलने के बाद से अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि यार ये इसका रिप्लाई जो है ठीक ठाक है, चलेगा, और इसका रिप्लाई ठीक ठाक है और संतोषजनक है, तो वो वहीं पे इंक्वायरी को ख़त्म कर सकते हैं। सो ही मे ड्रॉप द चार्जेस, चार्ज ही ड्रॉप हो गया तो इंक्वायरी ख़त्म हो गया। अगर उनको लगता है कि नहीं ये रिप्लाई संतोषजनक नहीं है, तब वो क्या करेंगे, अब यहाँ से अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर भी होगा और अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर भी होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी होगा, और ज़रूरत पड़ी तो अपॉइंटमेंट ऑफ डिफेंस असिस्टेंट भी होगा। इफ़ चार्जेज आर नॉट एडमिटेड, सो चार्जेज आर नॉट एडमिटेड, इसके बाद से उनको मौका दिया जाएगा। इंक्वायरी ऑफिसर पूछेगा चार्ज आप एडमिट करते हैं क्या, नहीं एडमिट करते हैं। अगर नहीं एडमिट करते हैं और नो रिप्लाई टू द चार्ज शीट इज फाइल्ड, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मे प्रोसीड टू अपॉइंट एन इंक्वायरी ऑफिसर टू होल्ड द इंक्वायरी, दो द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हिमसेल्फ कैन होल्ड द इंक्वायरी, इट इज़ कस्टमरी टू अपॉइंट अनदर ऑफिसर। सो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी इंक्वायरी होल्ड कर सकती हैं, लेकिन ये अभी कस्टम बन चुका है कि नॉर्मली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी नहीं करती है, वो किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर देती है इंक्वायरी ऑफिसर टू सबमिट रिपोर्ट टू हिम। इंक्वायरी ऑफिसर हैज़ टू बी सुपीरियर टू द चार्ज्ड ऑफिसर। अब यहाँ पर जैसे कि इंक्वायरी अफसर का यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो गया, यहाँ पर प्रेजेंटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हो रहा है। किस लिए हो रहा है, टू प्रेजेंट द केस इन सपोर्ट ऑफ द चार्जेस बिफोर द आईओ। इसके बाद से 5th स्टेज में आ गए, डिफेंस असिस्टेंट टू द चार्ज ऑफिसर। 5th स्टेज में डिफेंस असिस्टेंट को आप अपॉइंट करते हैं। अब डिफेंस असिस्टेंट कौन हो सकता है, इसके लिए मैंने आपको अलग से सर्कुलर ढूंढा और उस सर्कुलर का यहाँ पर एक्सट्रैक्ट मैंने लगाया है आपके समझने के लिए। हु कैन बी अपॉइंटेड एज डिफेंस असिस्टेंट, रूल 14(8) में दिया हुआ है कि फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डिफेंस सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशन। यहाँ इतना दूर तक जो है ये 14(8) में दिया हुआ है, इसके बाद 14(8) में नहीं दिया हुआ है। किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को आप डिफेंस असिस्टेंट चूज कर सकते हैं, लीगल प्रैक्टिशनर को नॉमिनेट करा सकते हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को भी आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट जो सर्विंग है उनका आप हेल्प ले सकते हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट का हेल्प ले सकते हैं। लीगल प्रैक्टिशनर का हेल्प तभी लेंगे जब ये प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी लीगल प्रैक्टिशनर है। अगर ये प्रेजेंटिंग ऑफिसर लीगल प्रैक्टिशनर नहीं है तो लीगल प्रैक्टिशनर का आप एज ए डिफेंस असिस्टेंट हेल्प नहीं ले सकते। अब गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं इनके लिए क्या रूल है, गवर्नमेंट सर्वेंट का रूल है
पहला तो ये है कि द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न मस्ट बी पोस्टेड इन एनी ऑफिस एट द हेडक्वार्टर ऑफ द चार्ज ऑफिसर और इन एनी ऑफिस वेयर द इंक्वायरी इज बीइंग हेल्ड। सो चार्ज ऑफिसर को हेल्प करने के लिए जो डिफेंस असिस्टेंट हैं उनको जहाँ पे इंक्वायरी हो रही है उसी ऑफिस में पोस्ट, वहाँ पर उस लोकेशन में पोस्टेड होना ज़रूरी है। रिमोट लोकेशंस में जो वर्कर जो एम्प्लॉय होंगे उनको जनरली अलाउ नहीं किया जाता है एज ए डिफेंस असिस्टेंट, बिकॉज इट हैम्पर्स द डे टू डे सर्विस फॉर विच ही इज मेड टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज। दूसरा क्या है, द पर्सन सो अपॉइंटेड मस्ट नॉट हैव 3 पेंडिंग केसेस। सो कहने का मतलब एट ए टाइम एक कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट है, एट ए टाइम 3 केसेस में डिफेंस असिस्टेंट बन सकते हैं। मीन्स सिर्फ 3 दोस्तों को ही हेल्पर असिस्टेंट के रूप में ये खड़े हो सकते हैं। 2 अगर पहले से हो चुके हैं तो एक और का कर सकते हैं। अगर 3 पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, 3 इंक्वायरी पेंडिंग चल रही है जिसमें वे डिफेंस असिस्टेंट हैं, तो ही कैन नॉट बिकम 4th वन, क्योंकि इसमें उनको सर्टिफिकेट लिख के देना होता, अंडरटेकिंग लिख के देनी होती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इतने केसेस को मैं हैंडल कर रहा हूँ। द पर्सन सो अपॉइंटेड मस्ट नॉट हैव 3 पेंडिंग केसेस। सो 3 पेंडिंग से ज़्यादा केसेस नहीं होनी चाहिए, 3 ही केसेस में वो डिफेंस असिस्टेंट बन सकते हैं। अब रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट का क्या रूल है, कैन नॉट फंक्शन एंड डिफेंस असिस्टेंट इन मोर देन 7 केसेस एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। सो जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं ये एट ए टाइम 7 डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में डिफेंस असिस्टेंट बन सकते हैं, 8वां में नहीं बन सकते। अगर इनके पास ऑलरेडी 7 है तो ये बोलेंगे सॉरी आई एम ऑलरेडी इंगेज्ड इन 7 डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, आई कैन नॉट हेल्प यू। सो रिटायर्ड पर्सन के लिए 7 लिमिट है और सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 3 लिमिट है जिसमें वो डिफेंस असिस्टेंट बन सकते हैं। अगर हमारे कोई मित्र किसी अपने मित्र को संकट के समय में डिफेंस असिस्टेंट बनाना चाहते हैं तो उनको इन रूल का ध्यान रखना पड़ेगा। जो 6th स्टेज है वो प्रिलिमिनरी हियरिंग है। प्रिलिमिनरी हियरिंग में क्या होता है, आईओ टू होल्ड प्रिलिमिनरी हियरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ पीओ एंड सीओ। सो क्या करते हैं, इफ द चार्जेस आर डिनाइड बाय द चार्ज ऑफिसर द आईओ शैल एडजर्न द हियरिंग फॉर मैक्सिमम 30 डेज आफ्टर मेकिंग एन ऑर्डर। सो ये क्या करते हैं, ये समन इशू करते हैं। समन किसको, प्रेजेंटिंग ऑफिसर को एंड चार्ज ऑफिसर को समन इशू करते हैं, डेट फिक्स करते हैं, टाइम फिक्स करते हैं और उस डेट और टाइम में प्रेजेंटिंग ऑफिसर और चार्ज ऑफिसर इंक्वायरी अफसर के सामने मिलते हैं। इंक्वायरी अफसर उनसे पूछते हैं, फिर से इंक्वायरी अफसर उनसे पूछते हैं कि आपको चार्जशीट मिला है, जी हाँ मिला है। आपने पढ़ लिया है, जी हाँ पढ़ लिया है। समझ में आ गया है, हाँ जी समझ में आ गया है। चार्ज को आप एक्सेप्ट करते हैं कि डिनाई करते हैं। अगर वो चार्ज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इंक्वायरी अफसर उसकी एंट्री कर लेंगे, उसकी एंट्री करके उनसे साइन ले लेंगे और साइन करने के बाद से उसका रिपोर्ट जो है भेज देंगे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास। अगर वो चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डिनाई करते हैं, वो नहीं साहब मेरे अगेंस्ट में तो ये एलिगेशन लगा हुआ है, तब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी तब आईओ क्या करेंगे, 30 डेज के लिए, जनरली 30 डेज के लिए टाइम उनको देते हैं और 30 डेज के लिए ये एडजर्न कर देते हैं। 30 डेज का टाइमिंग क्यों देते हैं, फॉर इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाई चार्ज ऑफिसर विद इन 10 days, सप्लाई हिम द अर्लियर स्टेटमेंट्स मेड बाई द प्रोसिक्यूशन विटनेस ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फॉर डिफेंस, द लिस्ट ऑफ हिज डिफेंस विटनेस विद इन 10 days आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ द। ये 4 पर्पस के लिए 30 डेज के लिए, मैक्सिमम 30 डेज के लिए हियरिंग को एडजर्न कर दिया जाता है, मतलब नेक्स्ट डेट दे दिया जाता है। उसके बाद से 7th में क्या है, रेगुलर हियरिंग। जब प्रिलिमिनरी हियरिंग पूरी हो गई, ऐसा इतना टाइम दे दिया गया, अब रेगुलर हियरिंग होगा। रेगुलर हियरिंग में क्या होगा, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड में लिया जाएगा और उसके बाद से आईओ जो है प्रेजेंटिंग ऑफिसर को कहेंगे कि आप अपना जो चार्ज है उसको प्रूफ कीजिए। पहली जो
लाइबिलिटी है वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर की है, उनको आईओ कहते हैं। जो भी चार्ज लगे हैं आप उसको प्रूव करें, उसके प्रूफ, अगर उसके प्रूफ में अगर डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट आप निकाल दिखाइए, और अगर आपके पास विटनेस है तो उनका एग्जामिनेशन करवाइए। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का मतलब ये होता है कि इंक्वायरी अफसर के सामने उस विटनेस को खड़ा करके और उनसे वो स्टेटमेंट दिलवाना जो आप दिलवाना चाहते हैं, जो वो जानते हैं, जो इस केस के बारे में, इंक्वायरी के बारे में जो भी इंडिविजुअल जानते हैं, उनको इंक्वायरी अफसर के सामने खड़ा करके और इंक्वायरी अफसर के सामने उनसे वो बातें कहवाना ही एग्जामिनेशन कहलाता है। यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जामिनेशन का प्रोसेस 3 लिया गया है। एग्जामिनेशन इन चीफ बाई प्रेजेंटिंग अफसर, हमने पहले ही बताया था, पहला मौका प्रेजेंटिंग अफसर को दिया गया है। सो एग्जामिनेशन इन चीफ बाई प्रेजेंटिंग ऑफिसर का मतलब ये होता है कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपने विटनेस को बुला करके अपने विटनेस से अपने फेवर में प्रश्न करेंगे, सवाल करेंगे, और उसको एनोटेट किया जाएगा आईओ के द्वारा। जब ये इनका सवाल जवाब पूरा हो जाता है, तब इनके विटनेस से जो अपने फेवर में लाए हैं, इनके विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन चार्ज अफसर करते हैं। चार्ज अफसर ने अगर डिफेंस असिस्टेंट रखा है तो डिफेंस असिस्टेंट करेंगे। सो क्रॉस एग्जामिनेशन जो है एक दुधारी तलवार है। कहा जाता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन वो पॉइंट है जहाँ पे राइट को रॉन्ग और रॉन्ग को राइट साबित करते में देर नहीं लगती है, और यहीं पर जो महारत हासिल है, आपको सो लॉयर ही चाहिए, आपको सो एडवोकेट ही चाहिए, आपको सो डिफेंस असिस्टेंट ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उन्होंने स्किल डेवलप कर रखी है क्रॉस एग्जामिनेशन में। और क्रॉस एग्जामिनेशन में जब उल्टे सीधे प्रश्न पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो विटनेस महाराज आए हैं उनका चरित्र समझ में आने लगता है कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं, ये कितना सत्य बोल रहे हैं, इनको इसके बारे में कितना सच्चाई पता है और कितना ये कहानी बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें रिवील होती हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा। सो क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जो यहाँ से केस को किसी भी रूप में फॉर्म कर सकता है। भूल जाइए एलिगेशन क्या है, भूल जाइए चार्जेस क्या है। ध्यान में ये रखिए कि अगर आपके पास मजबूत क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाला लॉयर मिल गया, एडवोकेट मिल गए, डिफेंस असिस्टेंट मिल गए, तो केस आपके फेवर में आ भी सकता है। अगर फेवर में नहीं भी आता है तो उतनी मजबूत स्थिति में आपके अगेंस्ट में नहीं जाएगा। इसलिए अगर आपको इंक्वायरी प्रोसेस में अपना कुछ सुविधा देखना है तो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए एक किसी न किसी सुलझे हुए किसी न किसी एक्सपीरियंस पर्सन को रखना जरूरी हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ नए पॉइंट आ जाते हैं। जब नए पॉइंट आ जाएंगे तो उस नए पॉइंट के बारे में जानने का अधिकार फिर से इस प्रेजेंटिंग ऑफिसर को है, और इसलिए प्रेजेंटिंग ऑफिसर उसको री एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस है, एग्जामिनेशन इन चीफ बाई प्रेजेंटिंग ऑफिसर, क्रॉस एग्जामिनेशन बाई चार्ज ऑफिसर और DA, दैट इज डिफेंस असिस्टेंट, एंड री एग्जामिनेशन बाई प्रेजेंटिंग ऑफिसर। उसके बाद से रिकॉर्डिंग ऑफ डिफेंस एविडेंस। अभी तक जो हुआ था ये प्रोसिक्यूशन एविडेंस था, ये प्रोसिक्यूशन पार्ट था जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर ने किया। अब यहाँ पर डिफेंस एविडेंस है, इनको भी मौका दिया जाएगा। आप कोई डॉक्यूमेंट है वो प्रूव सबमिट कीजिए, और डॉक्यूमेंट लेने के बाद से तब कहा जाएगा कि आपके पास कुछ विटनेस हैं जो आपके सपोर्ट में कुछ कह सके, उनको लेकर के आइए। अब अपना विटनेस लेकर के आएंगे चार्ज ऑफिसर, चाहे इनका डिफेंस असिस्टेंट। सो ये अपना विटनेस लेकर के आएंगे और अपने विटनेस से अपने पक्ष वाली बातें कहवाएंगे, सुनवाएंगे, प्रश्न पूछ करके, और चाहे स्टेटमेंट दिलवा करके उनसे अपने पक्ष में इस विटनेस से अपनी सारी बातें कहवाएंगे। जब ये सारी बातें अपनी कहवा लेंगे चार्ज ऑफिसर, तब मौका मिलेगा क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रेजेंटिंग ऑफिसर से। अब प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो है यहाँ पर सर्जरी करेंगे, यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे,
और वो यहाँ पर देखना चाहेंगे कि ये जो व्यक्ति जिसका एग्जामिनेशन इन चीफ इस महोदय ने किया है, जिसको इस सपोर्ट में लेकर के आए हैं, इसकी सैंक्टिटी क्या है, ये कितना सच बोल रहा है, ये कितना जानकारी रखता है, ये कितनी कहानी बना रहा है, और उसके अनुसार उसके हर कही हुई बातों को काटना ही इनका काम होता है। अगर कुछ नए पॉइंट आए हैं तो उनका री एग्जामिनेशन किया जा सकता है। उसके बाद से इस रेगुलर हियरिंग में लास्ट पॉइंट जो होता है वो मैंडेटरी एग्जामिनेशन बाई चार्ज ऑफिसर बाई आईओ होता है। क्या होता है, चार्ज ऑफिसर जो है वो अपने आप में भी एक विटनेस बन सकता है। अगर उसके पास विटनेस कम पड़ रहे हैं तो अपने आप में भी विटनेस बन सकता है और अपनी बातों को आईओ के सामने जो कहना चाहता है कह सकता है, सबमिट कर सकता है। तो क्या है, चार्ज ऑफिसर जो है विटनेस, एज ए विटनेस अपने आप को वहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर वो एज ए विटनेस प्रोड्यूस नहीं किए तो आईओ की ये ड्यूटी बनती है कि आईओ उनको याद दिलाएं कि आप चाहें तो अपनी सफाई में अपने तरफ से कुछ कह सकते हैं। अभी तक जो हियरिंग हुई है वो हियरिंग आपके अगेंस्ट में जाती हुई दिख रही है। तो जो हियरिंग है आपके अगेंस्ट में जाती हुई दिख रही है, तो आपके पास कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है, कुछ ऐसे एविडेंस है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट आपके पास है जो आपके फेवर में ला सके। आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक ड्यूटी है आईओ की, उनको याद दिलाने की, और उसी को बोला जाता है मैंडेटरी एग्जामिनेशन ऑफ चार्ज ऑफिसर बाई इंक्वायरी ऑफिसर। अब क्या है, ट्रायल पूरा हो गया। ट्रायल पूरा हो गया तो इसके बाद से क्या करेंगे, सबमिशन ऑफ रिटेन ब्रीफ है। यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी क्रिमिनल केस में ट्रायल जब ये कंक्लूड होने लगता है तो उसके बाद से दोनों में आर्गूमेंट होता है। जो भी यहाँ पर इनका एग्जामिनेशन हुआ है, इनका यहाँ पर एग्जामिनेशन हुआ, इसके बेसिस पे दोनों तरफ का आर्गूमेंट होता है, ओरल आर्गूमेंट होता है, और उसको जज साहब नोट करते हैं। यहाँ पर नॉर्मली ओरल आर्गूमेंट नहीं होता है, यहाँ पर उनसे रिटेन आर्गूमेंट मांग लिया जाता है और उसको यहाँ पर रिटेन ब्रीफ कहते हैं। दोनों ओर के सुनने के बाद से दोनों इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि उसने क्या कहा और उसका जवाब मेरे पास क्या है, मैंने क्या कहा और उसका जवाब उनके पास क्या है। तो इसलिए रिटेन ब्रीफ दोनों पार्टी से लिया जाता है। सबसे पहले रिटेन ब्रीफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर से लिया जाएगा और उसके बाद से रिटेन ब्रीफ चार्ज ऑफिसर से लिया जाएगा। उसके बाद से रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्वायरी ऑफिसर जो है रिपोर्ट बनाते हैं। जो इंक्वायरी हुई थी, जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हुई थी, उसका जितना भी ट्रायल हुआ, जो भी फर्स्ट हियरिंग हुई, सेकंड हियरिंग हुई, सबमिशन ऑफ रिटेन ब्रीफ हुआ, उसके बेसिस पे वो इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी रिपोर्ट बनाते हैं। एंड उस इंक्वायरी रिपोर्ट को जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उसको इस रिपोर्ट के साथ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स को सबमिट कर देते हैं। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने स्टार्ट किया था और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास रिपोर्ट पहुंच गया विद ऑल ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। अब इसके बाद से डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है चार्ज अफसर से ऑब्जर्वेशन पूछती है, चार्ज अफसर को बताती है कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट आया है, इसमें आपको कुछ कहना है, चाहे वो जो कहें, इंक्वायरी का रिपोर्ट आ चुका है और उसके अनुसार पेनाल्टी अंडर रूल 11 इम्पोज किया जाता है। तो ये रहा पूरा का पूरा एक लेखा जोखा, सिर्फ और सिर्फ 10 स्टेजेज में। फिर से वो 10 स्टेज देख लेते हैं। होल्डिंग ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, इशू ऑफ चार्जशीट, सबमिशन ऑफ रिटेन स्टेटमेंट। पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है ये चेक करने के लिए कि ये इसमें कुछ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आगे कर सकते हैं क्या, डिसिप्लिनरी इंक्वायरी बढ़ा सकते हैं क्या। अगर बढ़ा सकते हैं तो उसके लिए चार्जशीट फ्रेम किया जाता है। उस चार्जशीट की एक कॉपी चार्ज ऑफिसर को दिया जाता है। चार्ज ऑफिसर जो है उसका रिप्लाई देते हैं। रिप्लाई देने के बाद से
इंक्वायरी ऑफिसर और प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद से डिफेंस असिस्टेंट को अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद से प्रिलिमिनरी हियरिंग होती है, फर्स्ट हियरिंग होती है। फर्स्ट हियरिंग में चार्ज ऑफिसर से पूछा जाता है कि क्या आप चार्ज एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो डिनाई करते हैं तो उसके बाद से 30 दिन के बाद से रेगुलर हियरिंग शुरू हो जाती है। रेगुलर हियरिंग में एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन पहले प्रेजेंटिंग ऑफिसर करते हैं और उसके बाद से चार्ज ऑफिसर करते हैं। उसके बाद से दोनों अपना अपना रिटन आर्गूमेंट रिटन ब्रीफ के रूप में देते हैं और इसके बेसिस पे इंक्वायरी ऑफिसर अपना रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट बना करके वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को दे देते हैं। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उस रिपोर्ट की एक कॉपी देती है चार्ज ऑफिसर को, उनसे पूछती है कि ये आपके अगेंस्ट में प्रूफ हुआ है, आपको इसमें कुछ कहना है, और उसके बाद से उन पर पेनाल्टी इम्पोज कर दिया जाता है। बस इतना ही है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का प्रोसेस। अगर इतना समझ लिए तो काम बहुत आसान हो गया, और मुझे लगता है कि इतनी आसान तरीके से शायद ही कोई आपको इंक्वायरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रोसेस बता पाएगा। आप इस इंक्वायरी प्रोसेस को बनाने में मुझे बहुत समय लगा है, और जब मुझे बढ़िया से मैं कन्विंस हो गया कि मैं आपको अच्छी तरीके से कन्विंस कर सकता हूं, आप एक बार, दो बार, तीन बार इस वीडियो को देख लें और उसके बाद से आप भूलने वाले नहीं हैं, तब जा कर के मैं इसको रिकॉर्डिंग करके पब्लिश कर रहा हूं। आज का नीति श्लोक, परोपकरणमेषां जागर्ति हृदये सतां नश्यन्ति विपदस्तेषां संपदा यस्यु पदे पदे। जिन सज्जनों के मन में सदा परोपकार करने की इच्छा बनी रहती है, उनकी विपत्तियां स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं और उन्हें पग पग पर संपत्ति प्राप्त होती है। कहने का मतलब यह है कि परोपकार एक ऐसा यंत्र है, परोपकार एक ऐसा मंत्र है, और परोपकार एक ऐसा तंत्र है जिसके सामने विपत्तियां टिकती भी नहीं हैं। बड़ी से बड़ी विपत्ति भी परोपकारी के सामने नष्ट होती हुई देखी गई है, और परोपकारी को पग पग पर संपत्ति की प्राप्ति होती है, पग पग पर सम्मान की प्राप्ति होती है, पग पग पर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप विपत्तियों को नष्ट करना चाहते हैं, पग पग पर संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, पग पग पर आप सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, यशस्वी बनना चाहते हैं, तो शॉर्टकट फार्मूला है, परोपकारी बन जाइए। परोपकारी बन जाइए, ये सारे आपके चरणों में मिलेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड यस कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। डिस्क्लेमर ये है कि इन केस ऑफ एनी वेरिएंस इन दिस ट्रेनिंग मटेरियल द गवर्नमेंट गाइडलाइंस रूल्स लॉज शैल प्रिवेल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए